नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं मिशन 2022। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि देश की राजनीतिक दिशा उत्तर प्रदेश से तय होती है और उत्तर प्रदेश में अधिकांश वही दल सरकार बना पाती है जिसे पूर्वांचल में ज्यादा सीट मिलती हैं। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े इस बात को सत्यापित भी कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी आधार दलों को मजबूत बनाता है, इसलिए प्रमुख दलों का पूरा फोकस पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। यहाँ लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जमकर टकराहट देखने को मिल रही है। रोज कोई एक नया बयान आता है और फिर उस पर शुरू हो जाती है राजनीति। लाल टोपी, योगी, उपयोगी, अनुपयोगी जैसे जुमले प्रतिद्वंदियों के बयान के जरिए पछाड़ देने के लिए खूब उपयोग हो रहे हैं। ये अलग बात है कि यूपी की सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के लिए कोई भी जनता की मूलभूत समस्याओं को नहीं उठा पा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ तीन विशेष मेहमान जुड़े हैं, हम आपसे उनका रूबरू करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद अब्बास साहब हैं। शहजाद साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश सिंह साहब हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार जो राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, रामदत्त तिवारी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रामदत्त तिवारी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, आप उत्तर प्रदेश की तासीर को बहुत देखते हैं, राजनीतिक तासीर को पे आपकी नजर रहती है। सर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जैसे जैसे सर चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन जनता की जो मूल समस्या है उस पर किसी भी दल का फोकस नहीं है। सर, क्या कहेंगे सर आप? कहने के पहले मैं कुछ प्रश्न कर लूं, अगर अनुमति हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल तिवारी साहब, आप फोन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं सर। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, आ रहे थे, तब उन्होंने विदेशों से 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी लाने का एक जनता को झुंझुना पकड़ाया था। झुंझुना में इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद वो पैसा कुछ आया ही नहीं इस देश। तो क्या विदेश में ब्लैक मनी हिंदुस्तान के नेताओं पूंजीपतियों का नहीं है? ये भी बयान नहीं आया। और दूसरा सवाल एक बहुत ज्वलंत है, वो ये है कि ये जन विश्वास यात्राएं जो चल रही हैं, इनमें आकांक्षा पेटी में लोग सुझाव डालेंगे और उन सुझाव के आधार पर इनका संकल्प पत्र बनेगा। मेरा सीधा सा सवाल इस विषय में शंका ये है कि जन आकांक्षा पेटियों में जितने सुझाव आएंगे, क्या उन सबका अभिलेखन और प्रकाशन भी होगा ताकि लोगों को पता चले कि जन आकांक्षा है क्या? बिल्कुल। या केवल दो चार अपने बना लेंगे कि ये जन आकांक्षा पेटी से प्रकट हो गया? जी बिल्कुल। उमेश सिंह साहब, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब की बात सुनी होगी, मैं सीधा आपसे जवाब चाहता हूँ सर। जी आपकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो। जी हाँ, बोलिए सर। बहुत अच्छा प्रश्न रहा है। जी और बहुत अच्छा, तो धन्यवाद दूंगा। जी आवाज कट रही है। जी उमेश सिंह जी, आप बात बोलते रहिए सर। इसका बिल्कुल स्पष्टीकरण होगा और सब कुछ जो है पूरे देश की जनता के सामने होगा। जी चलिए, शायद आप नेटवर्क में नहीं हैं। जैसे ही आप नेटवर्क में आए तो आपसे फिर जवाब लूंगा। मैं शहजाद अब्बास साहब को इनकर लूं। शहजाद साहब, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे आप लोगों को क्या लाभ होने वाला है सर? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब ये कान खोलकर सुन ले कि अब जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो हिंदू मुसलमान या इस टाइप की कोई ध्रुवीकरण की जो राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, ये अब इस पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। चुनाव होने जा रहा है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे और कानून व्यवस्था पे। ये चार बहुत अहम मुद्दे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे
तो जो सरसों का तेल है वो 90 रुपए से बढ़ के 200 रुपए चला गया है, 210 रुपए चला गया। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी पूरी तरीके से चरम पे हैगी। आज देखिए पेपर टी टेट का और सी टेट का पेपर जो है वो निरस्त हो गया है, जहाँ पे हजारों छात्र और छात्राएं जो है वो अपने घरों से दूसरी जगह गई हैं शहरों में, और अचानक उनको इस ठंड में मालूम होता है कि उनका पेपर जो है वो नहीं हो रहा है, कैंसिल हो गया। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कानून व्यवस्था का हाल मैं शुरुआत से ही कहता चला आ रहा हूँ कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इन मुद्दों के ऊपर ही चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी कोशिश में लगी है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, तो इस पे कुछ भी नहीं होने। पूर्वांचल में जो इन्होंने आप देखिए कि एक्सप्रेसवे है, वो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है, और 206 करोड़ रुपए उसके लिए पास किया था। आप आ जाते हैं यहाँ पे आपके बनारस के अंदर, बनारस में जो कॉरिडोर इन्होंने बनाया है, तो आप देखिएगा कि कॉरिडोर के लिए भी समाजवादी पार्टी ने कैबिनेट से पास कर दिया था इसको। और दूसरी चीज ये है कि रोडों का हाल क्या हो रहा है, आप देखिए। इन सबको ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाती है कि मूल मुद्दों से ध्यान हट जाए। तो अब जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा महंगाई पे, कानून व्यवस्था के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और बेरोजगारी पे। इन पे भारतीय जनता पार्टी को बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह बौखला चुकी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के रथ यात्रा में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ रहा है, लोग पूरी विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ नजरें उठाकर देख रहे हैं। उससे हम उमेश सिंह साहब हैं क्या आप हमारे साथ जुड़े हैं? उमेश सिंह साहब जी 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 उमेश जी, आप जवाब दीजिए सर साहब का। जी बताएं, बीच में कट गया था। जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब की बात सुनी होगी, वो आप जवाब पहले दीजिए, फिर मैं निश्चित तौर पे वरिष्ठ पत्रकार जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं भी PGDMC हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन में किया हूँ। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं का, और वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए हैं। ये निश्चित तौर पर मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि वो बिल्कुल स्पष्ट रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो जनता से कोई चीज छुपा के नहीं, जनता के बीच में लाती है और निश्चित जनता के बीच में लाएगी, वो ओपन होगा। जी सर, उन्होंने कहा था जो पैसा आने वाला था विदेश से, वो तो अब तक आया नहीं सर। वो भी आएगा। अभी बहुत सारी चीजें, अभी राम मंदिर के बारे में कहा, वो बना। अभी कश्मीर जो है अखंड भारत को अखंड भारत बनाया भारतीय जनता पार्टी, जो 50 साल में नहीं था, वो हुआ। कितने कार्यकाल में और उम्मीद करें सर आपसे, कब तक आ पाएगा पैसा सर? चलिए, शायद तिवारी साहब जी, आपने सुना होगा, उमेश सिंह साहब की बातें सुनी होगी, तो आप उनसे सहमत हैं? और सर मैंने जो आपसे निवेदन किया था, जो पहले सवाल किया था, उसका थोड़ा जवाब चाहता हूँ सर। देखिए, सवाल तो ये लोकसभा जैसा उत्तर हो गया, जैसे लोकसभा में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, उसी प्रकार का है, कि कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं। रही बात जो आपने शुरू में कहा कि आज राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और जनता के मुद्दे बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, है ना? और अभी सुन रहा था मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, बड़ी जनता की पूरी हमदर्दी के हिसाब से, लेकिन एक शून्यता है चारों ओर, राजनीतिक शून्यता है, राजनीतिक विचारों की शून्यता है। भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, इसको नियंत्रित करने का, रोजगार उपलब्ध कराने का कोई रोड मैप किसी राजनीतिक दल के पास है? अगर है तो पब्लिश क्यों नहीं होता, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आता? महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। मोदी जी महंगाई पर चढ़ करके ही आए थे कि बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई, उनके वीडियो भी आ जाते हैं बीच बीच में। उस समय 300 कुछ का सिलेंडर था, 1000 का हो रहा है। तो ये निरंतर बढ़ रही है। उस महंगाई को नियंत्रित करने का कोई रोड मैप है किसी के पास? अगर नहीं है तो उसी ब्यूरोक्रेसी से ही आपको चलना, उसी ब्यूरोक्रेसी से उनको चलना, और उसमें जो अव्यवस्थाएं हैं और उससे जो इनकम हो रही है, वो आज की तारीख में राजनीति के लोगों का पिष्टिपेशन करने की एक साधन बन गया है। एक दूसरे को कुछ कह देना ये एक फैशन बन गया है। जब कोई बहुत अच्छे मुद्दे नहीं होते हैं, तब ऐसी स्थिति में लोग छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी चुटकुलेबाजी,
कि राजनीतिक मंच पर जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, जनता आती है कुछ सुनने के लिए, वो चुटकुले सुन के जाए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज राजनीतिक विचार शून्यता इस देश में आ गई है। केवल कुर्सी हमारे केंद्र में, कुर्सी कैसे मिले उसके लिए सभी प्रकार के छल और छद्म करने के लिए भारतीय राजनीति ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुर्भाग्य है। जी जी। शहजाद साहब जी, तिवारी साहब का कहना है कि रोड मैप नहीं है, जनता की सुध कोई नहीं लेना चाहता, चुटकुलेबाजी का दौर है आ गया सर, और आप भी उसमें बिल्कुल आप साथ चले जा रहे हैं, क्रम ताल कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, तिवारी जी की बात, मैं उनकी बातों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सही बातें कह रहे हैं कि रोड मैप एक तैयार होना चाहिए जिसके ऊपर रोजगार का एक खाका तैयार हो कि उसमें कैसे रोजगार देना है, क्या देना है, वो जरूरी है। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम आरोप तो लगाना, हम विपक्ष में हैं तो हम आरोप तो लगाएंगे, जहाँ पे कमियां हैं उनको बताएंगे, उजागर करेंगे उनको। तो अगर सरकारी भर्ती जो है वो 10 लाख नौकरियां अभी भी भर्ती खाली पड़े पदों के ऊपर क्यों नहीं की गई? 18 पेपर लीक हो गएंगे, 18 पेपर्स लीक हुए हैं। दूसरी चीज ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेट्रो को सबसे पहली बार लाए थे, क्या उससे रोजगार नहीं जुड़ा है? हमने भर्तियां कराई, सिपाहियों की भर्तियां हुई, या आप एक्सप्रेसवे देखिए, आप तमाम ऐसे आप हमारा कौन स्टेडियम देखिए, इन सब चीजों में जब अगर कोई चीज बनती है, कोई नई चीज जो है उसका निर्माण होता है तो उसमें रोजगार के भी अवसर दिखते हैं और निकलते हैं। हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोले, उसमें भी रोजगार के अवसर पूरे तरीके से दिखे। भारतीय जनता पार्टी, आपने एक अभी सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से, वो सही सवाल था कि काला धन कब वापस आएगा। ये कहते रहेंगे आ रहा है काला धन, इसी नारों के साथ ये पहले केंद्र में आए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अंदर गए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, जो हम न खाएंगे न खाने देंगे। सर आप लंबी बात आपने कह दी सर, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है वो कुछ नहीं करे, अब तो चुनाव आ गए, आप ही बता दीजिए सर कि आपके विकास का रोड मैप क्या है सर, आप तो बताइए ना। देखिए समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे, और अगर हमने वादे पहले भी किए थे, अगर हमने लैपटॉप का वादा किया था, हमने मेट्रो का वादा किया था, तो हमारे वादों पे जनता विश्वास करती है। हम झूठ के नारे नहीं लगाते हैं कि लैपटॉप देंगे और दिया नहीं अभी तक, हम जो है वो मोबाइल देंगे, दिया नहीं अभी तक। अब आप इस वक्त जब इलेक्शन का आखिरी वक्त है तो आप लैपटॉप और उसकी बात कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था स्टार्टिंग में ही, हमने शुरुआत में ही, प्रारंभ में हमने लैपटॉप को बांटा है और उस लैपटॉप से लोगों को रोजगार भी मिला है। जो बच्चे छात्र और छात्राएं अपना काम कर रहे हैं, घर से भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर मिले हैं। तो हम अभी भी जो वादे पे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे, हम 10 लाख नौकरियों की बात कही है, तो वादा हमारा है वो पूरा होगा। और इन्हीं सब वादों के साथ हम जो है वो जनता के बीच में अभी हैं। जो जन सैलाब उमड़ रहा है वो आप सब लोग मीडिया के लोग देख रहेंगे कि मतलब क्या है। बिल्कुल निश्चित तौर पर शहजाद साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश गाँव में बसता है सर, गाँव की स्थिति इतनी खराब है, आप भी कई बार कह चुके हैं। आपने 5 साल सरकार चलाई सर, उससे पहले भी आपकी कभी सरकारें थी, कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, लेकिन गाँव की तरफ शुद्ध आपकी बिल्कुल नहीं है सर। आज भी वही निचले स्तर पर लोग वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं सर। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं सर, समस्याएं हैं, इनकी ओर आपका ध्यान ही नहीं है सर। हमने हमारी सरकार में बिजली के नए कारखाने लगे थे और सब गांव-गांव तक हमने बिजली दी है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी रोड हम गड्ढा मुक्त देंगे, लेकिन ये तो गड्ढा मुक्त की जगह जो है गड्ढा युक्त रोडें हो गई। आप देखिए तो वादे जो इन्हीं ने किए थे वो पूरे नहीं किए। हमने जो मेडिकल कॉलेज कहे थे, 7 मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल हमने खोले। अब आप देखिए कि 10-90 महिलाओं के सुरक्षा के लिए डायल 100 हम लेके आए। सब कुछ तो इन्हीं ने पूरे निजाम को बिगाड़ दिया। हमने यहाँ पे पुलिस मुख्यालय खोला, पुलिस मुख्यालय समाजवादी पार्टी की देन है। आप जो बात कर रहे हैं, आपने उपलब्धि बता रहे हैं, उमेश सिंह साहब अगर आप हैं तो जवाब देंगे क्या? उमेश सिंह साहब शायद उनसे संपर्क नहीं हो रहा। रामदत्त तिवारी साहब के पास रुक कर लेते हैं सर। जिस तरह से सपा नेता कह रहे हैं और अपनी वाहवाही बता रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, अगर इनने सब कुछ किया तो सर सरकार में दोबारा क्यों नहीं आ पाए सर? वही तो दुर्भाग्य है इस देश का। समस्या ये है
कि ये देश जातीय समीकरणों से हाँका जा रहा है, मुद्दों से नहीं हाँका जा रहा है। यहाँ पर गुणी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता, अपराधियों को टिकट दिया जाता है। मैं किसी एक राजनीतिक दल पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये भारतीय राजनीति की मुख्य धारा बन गई है। यहाँ पर अच्छे लोग केवल तमाशबीन बन के देखते हैं, बाकी मंच पर नौटंकियां हो रही हैं। ये जो स्थिति है भारतीय लोकतंत्र की, बहुत विद्रूप स्थिति है, और इस विद्रूप स्थिति को तोड़ने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। यहाँ जयप्रकाश जी के जन आंदोलन को उस समय जनता पार्टी ने मौतरा कर दिया। इसके बाद अन्ना आए, अन्ना के आंदोलन में बहुत जन समर्थन आया। ये दोनों जगह के जन समर्थन बताते हैं कि जनता के अंदर बड़ी अकुलाहट है, छटपटाहट है, लेकिन उसको इन लोगों ने भी, जो उनसे नेता निकले, उन्होंने उसी को चौपट कर दिया। अब किसान आंदोलन आया, तो किसान आंदोलन में उसको कहा गया कि राजनीति से प्रेरित है, और वो राजनीति से प्रेरित ये हो गया कि कहीं कुर्सी ना चली जाए, ये भी उठाने का भी राजनीतिक प्रेरित एक षड्यंत्र चला। तो यहाँ कुर्सी जब हमारे केंद्र में होगी, और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना है, संविधान कहता है कि हमको कल्याणकारी राज्य बनाना है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का कोई एक कानून पास नहीं हुआ। ऐसा कल्याणकारी राज्य बने। शहजाद अब्बास साहब, तिवारी साहब की जो व्यथा है, मनसा है, जो चिंता है, उसका उस पर कोई जवाब है आपके पास? देखिए, तिवारी जी जो बातें, जो बिंदु उठा रहेंगे, वो उनके बिंदु एकदम सही हैं, और उन बिंदुओं पे सरकारों को काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन अब इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और राज्यों में सरकार है। विपक्ष का काम भी तो सरकार को सचेत करना है। जो बात तिवारी साहब कह रहे हैं, उस बेस को लेकर आपने सरकार को पूरा चिताया सर। अब तो बिल्डोजर चल रहा है। विपक्ष को अपनी बात कहने तक का हक नहीं रह गया, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा हो, या आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, या कहीं अन्य हो, कहीं पर भी नहीं। आप देखिए किस तरीके से जो है वो इनकम टैक्स के छापे पड़े। क्या है ये बौखलाहट है। आप किसी को काम करने नहीं देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। कल आप देखिए हमारी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया भादुड़ी जी के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की गई, उनको क्या जवाब देना पड़ गया। तो आप बोलने नहीं देते हैं। आप कोई भी बिल पास करते हैं तो बिल पास होने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, कानून होता है। आप जो है सिर्फ उधमबाजी करके और आप जो है बिल पास करा लेते हैं, सारे वो किए लेते हैं। तो आप अगर केंद्र में आपको जनता ने मौका दिया है, तो आप जो है वो कोई एक मैप तैयार कीजिए जहाँ पे रोजगार है, स्वास्थ्य है, महिलाओं के लिए काम है, महिलाओं की सुरक्षा, उनके हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें सामने आना चाहिए। कोई भी वादा, आप अगर सच्चाई देखिए तो कोई वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। आज संकल्प पत्र के लिए जो है आप बात कर रहे हैं कि हमने जनता से कह दी, आपने तैयार नहीं किया। आपके पास मजा ये है कि आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं, आप मंदिर की बात करना चाहते हैं। सिर्फ भाई मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। आपने जो नहीं बने, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हमने बनाया। शहजाद साहब, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने विकास के काम हुए हैं पहले कभी नहीं हुए। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि पुरानी सरकारों में ये सब कुछ होता रहता था सर। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, सबके मुख्यमंत्रियों को यहाँ बुलाया जा रहा है, वो बुलाए। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के ऊपर इतना ही भरोसा करती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? लड़ लेना चाहिए और बताना चाहिए कि मैंने काम किए हैं अपने वादे के ऊपर, कि हमने ये विकास किया है। हमको अपने कामों पे भरोसा होना चाहिए। हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा जरूर आते, हम दोबारा 17 में जरूर आते, लेकिन सिर्फ इन्हीं ने क्या कहते हैं, आपके जो हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा उठाया, इस तरीके की चीजें उठाई, कब्रिस्तान और शमशान का। आज आप देखिए शमशान की दीवारों को इनको ही उठाना पड़ गया। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आप देखिए बलिया से लेके कानपुर तक लाशों का अंबार लग गया। वो कौन लोग थे? वो सब भी तो राम भक्त थे, वो जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला। तिवारी सर,
शहजाद भाई का ये कहना है कि हम 17 में भी आ जाते, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात करके चुनाव इनसे हाईजैक कर लिया, चुनाव वो जीत गए। सर इसके साथ एक सवाल भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सर जिस तरह से चुनाव सामने हैं, तो इस चुनाव में सर किस तरह के सवाल सरकार के सामने खड़े होंगे सर? देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो अभी कह रहे थे ये प्रवक्ता महोदय जी, मैं नाम भूल गया, शहजाद भाई, शहजाद सर। हाँ, एजाज सर। तो विपक्ष कमजोर है और जितना है जो कुछ कह सकता है वो कहने नहीं दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय है जी। IT एक्ट का छापा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि जिस दिन भर आप कुछ काम करते हैं तो प्रेस को बताइए ना, बाद में सौदेबाजी करने के लिए क्यों फाइल छोड़ दी जाती है? अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बड़े पारदर्शी हैं, तो जो IT एक्ट कहीं छापा मारती है, क्या क्या अनियमितता पकड़ी है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए, उसको पेपर्स बांट दीजिए ताकि फिर उसमें हेराफेरी ना हो पाए। ये केवल सौदेबाजी के लिए किया जाता है। ये नाटक बंद होना चाहिए और ये बिना जन आंदोलन के बंद नहीं होगा। हमारे इस देश में कहीं पर कोई भी नियामक संस्था नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भारतीय संविधान ने कोई नियामक संस्था नहीं बनाई। जितनी संस्थाएं हैं उनको दंड देने का अधिकार नहीं है। एक नियामक संस्था होना चाहिए जिसमें बुद्धिजीवी, सत्ता, विपक्ष, प्रेस सब मिल करके अध्यक्ष चुने उस नियामक अथॉरिटी का, और उसके मानदंड खड़े क्या होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज फैसला दिया कल आप उसको कोई उपहार दे दें, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। CAG निष्पक्ष होना चाहिए, पॉलिटिकल आधार पर उसको रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। अब इनकी आवाज बौद्धिक तबका उठाए, उसके पास साधन नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई, कहा गया है, नीति में कहा गया है कि अगर आपको आवाज दबाना हो लोकतंत्र में तो आप महंगाई इतनी कर दीजिए, उनकी आवाज निकलना महंगा हो जाए, वो कह ही ना पाए। आज जनता की आवाज को ना तो प्रेस मुखर कर पा रहा है, न विपक्ष मुखर कर पा रहा है, न सत्ता पक्ष उसको पूरा कर पा रहा है। जी सर, और वो सवाल सर किस तरह के सवाल सरकार के सामने खड़े हो पाएंगे सर? सरकार के सामने तो सवाल तब खड़े हों जब कोई सुने। उन्होंने तो एक ड्रामा कर दिया कि आकांक्षा पेटी में डाल दीजिए सुझाव डाल दीजिए। और मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में 422 या 425 सीटें हैं, 425 विधानसभा में 1000 आकांक्षा पेटी लगेंगी, उनको चुनाव निकल जाएगा, ये पूरे सुझाव लिस्ट नहीं बना पाएंगे। कह देना अलग बात है, करना अलग बात है। और रही बात समस्याओं की, तो समस्या तो कानून और व्यवस्था की, महंगाई खड़ी है, महंगाई सरपणी की भांति बढ़ रही है। सुरसा की में तो सुरसा ने तो कुछ सम्मान भी किया था हनुमान जी का। ये आज की महंगाई तो किसी का सम्मान भी नहीं करे, सरपणी की भांति चल रही है। गरीबों को, अमीरों को, मध्यम वर्ग को तो जीना मुश्किल हो गया है। तो हर प्रकार की समस्याएं हैं, हर प्रकार के सवाल हैं, लेकिन सवाल को हल करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। निश्चित तौर पे सर, जिस तरह की समस्याएं आप बता रहे हैं, आप सामने गिना रहे हैं, तो इस तरह सत्ता पक्ष को इस पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात है, अब चुनाव सामने है, तो अब विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अब निभाएंगे या नहीं, ये तो अब समय नहीं रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर विपक्ष सत्ता पक्ष से अपने आप को सुप्रीम बताने की कोशिश करे तो उसे ये बताना पड़ेगा, रोड मैप बताना पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि जनता मिशन 2022 में केवल इसलिए उन्हें वोट देगी कि उनकी सुविधाओं को सुनने वाला शायद इस बार कोई मिल जाए। आज की चर्चा में इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिशन 2022 में कल फिर एक नए पैनल के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।